हर औरत में छुपी है एक कहानी, एक सफ़र, एक ख्वाब। और ये वो कहानियाँ हैं जो पाकिस्तान की अक़लियती ख़वातीन की ज़िंदगियों में ला रही हैं तब्दीलियाँ। सांझा पाकिस्तान का सीज़न 3 आपको लेकर जाएगा ख़वातीन की कामयाबियों और जद्दोजहद की दुनिया में, जो अपने हकूक़ की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, अपनी सलाहियतों को तस्लीम करवा रही हैं और दुनिया को बता रही हैं कि पाकिस्तान की अक़लियती ख़वातीन का ख्वाब मुमकिन है। महनाज जावेद के साथ हम उन इंस्पायरिंग स्टोरीज़ को सामने लाएंगे जिन्होंने अपने जज्बे, हौसले और मेहनत से माशरती रुकावटों को शिकस्त दी है। ये वो सफ़र है जहां अक़लियती ख़वातीन का किरदार ना सिर्फ तस्लीम किया जाएगा बल्कि उनकी कामयाबियां और मसाइल भी उजागर होंगे, ताकि हम सब मिलकर एक मजबूत मसावात पर मबनी पाकिस्तान की तरफ बढ़ें। देखें सांझा पाकिस्तान सीज़न 3, ये सफ़र, ये जद्दोजहद और ये हौसला सिर्फ LGF के साथ। मैं हूं आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं सांझा पाकिस्तान। सांझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक जद्दोजहद और एक विजन का। नाजरीन, सांझा पाकिस्तान के सीज़न 3 में आपको खुशामदीद। सांझा पाकिस्तान में आप जान पाते हैं मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। जैसा कि आप जानते हैं कि सांझा पाकिस्तान में हम कोशिश करते हैं अपनी मसीही ख़वातीन की जद्दोजहद, उनकी कामयाबियों और उनको दरपेश आए मसाइल को आपके सामने लाने के लिए। हमारी आज की मेहमान जो हैं वो FC कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, PhD होल्डर हैं और डिफरेंट डिज़ास्टर्स में वो ट्रॉमा काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं। आइए उनसे मिलवाते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर उज़्मा जी। उज़्मा, आपको सांझा पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद। थैंक यू महनाज, नाइस मीटिंग यू, यही कहूँगी। थैंक यू सो मच उज़्मा, आपके टाइम के लिए। आपने हमें अपने कीमती वक्त में से जो है अपना वक्त निकाल कर हमें जो है वो अपना टाइम दिया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में हमारे नाज़रीन को खुद बताएं। महनाज, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने कंसीडर किया कि हम इतनी सर्विसेज जो कम्युनिटी में दे रहे होते हैं, आपने उनको एक्नॉलेज किया और आपने मुझे अप्रोच किया कि आप मिलना चाहते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स टू सांझा पाकिस्तान दैट यू आर हाईलाइटिंग वमेन के लीडरशिप स्किल्स जो हैं, आप उन्हें हाईलाइट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अपने बारे में यही कहूँगी कि मैं उज़्मा आशिक हूँ। ऑब्वियसली आपको पता है कि सबसे पहले तो ये कहूँगी कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चे के लिए स्ट्रगल करते हैं कि उनको एजुकेट करें। तो मेरी रोल मॉडल मेरी मदर थी, तो मैं अपनी मदर को देखती रहती थी और पेरेंट्स तो ऑब्वियसली मुझे सपोर्ट कर रहे थे। तो लाइक व्हेन आई वाज गेटिंग एजुकेशन, तो आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी की तरफ इंटरेस्ट अपने पेरेंट्स को देख के स्टार्ट हुआ कि किस तरह कम्युनिटी में जाना है, सर्व करना है, लोगों का ख्याल रखना है, सर्विंग टू अदर्स जो है एक हमारा ऑलरेडी स्पिरिचुअल फैक्टर भी है कि हम कोशिश करते हैं कि दूसरों के लिए ज़िंदगी जिएं, दूसरों की लाइफ में आसानी पैदा करें और लोगों की लाइफ में बेहतरी लेके आएँ। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स तो शुरू से ही पता थे, बचपन से ही सिखाया जाता था। टैलेंट्स खुदा ने दिए, इनको सर्व करना है, लोगों में यूज़ करना है, खुदा के लिए कुछ करना है। तो वो एक पर्पस ऑफ लाइफ, वो पहले से ही आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें क्लियर हो रही थी। एजुकेशन की तरफ आना स्टार्ट हुए, कम्युनिटी सर्विस की तरफ आना स्टार्ट हुए। आहिस्ता आहिस्ता लगा कि लाइक पहले तो शौक होता था कि एक बड़ी सी यूनिवर्सिटी में चले जाएं पढ़ लिख के और एक अच्छी सी पोजीशन पे जाके कुर्सी पे बैठ जाएं और टीचिंग करना स्टार्ट कर दें। पहले तो ये था और यही हुआ। मैंने मेरी राइट आफ्टर मास्टर डिग्री मैंने जल्दी से कॉलेज में टीचिंग स्टार्ट कर दी और मैं जिस यूनिवर्सिटी लाहौर में चली गई और मेरी अच्छी पोजीशन थी, मैं इंजॉय करती थी अपनी पोजीशन को, अपने काम को। फिर मुझे ऐसे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है। बिल्कुल एक ऐसा टर्न आया कि जैसे सैमुअल नबी की तरह, जैसे खुदा कुछ कह रहा है और आपको सुनना है। तब मैंने स्टार्ट किया था मिनिस्ट्री वर्क, यूथ एंड चिल्ड्रन मिनिस्ट्री वर्क स्टार्ट किया था। यूथ एंड चिल्ड्रन मिनिस्ट्री वर्क मैंने साल्वेशन आर्मी के साथ स्टार्ट किया। वैसे ही हमारी मदर ऑर्गेनाइजेशन थी, मेरे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वहीं पे सर्व करते थे। तो लाइक जब मैंने उस कॉल को सुना तो खुदा ने मुझे मतलब चुना कि मैं यूथ और चिल्ड्रन में काम करूं। जब मैं यूथ और चिल्ड्रन में काम करने के लिए गई थी तो तब मैंने कम्युनिटी देखनी स्टार्ट की कि जो पहले भी हम देखते थे मगर उस एंगल से नहीं देखते थे कि जिस तरह देखने की ज़रूरत है। फिर उन दिनों में मैं एक किताब भी पढ़ रही थी, सेंटिफिकेशन, जिसके अंदर था कि जैसे कि आप लोगों को उस आंख से देखें जैसे मसीह देखता है दुनिया को। तो जब मैं उसको पढ़ रही थी और मैं उसी तरीके से काम कर रही थी, उसी साइड पे जा रही थी, मैंने कम्युनिटी देखी तो मुझे तो एक और ही पिक्चर नज़र आई।
लोग अनएजुकेटेड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, मैल ट्रीटेड हैं, बदसलूकी हो रही है, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, वमेन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इसके अलावा और ज़्यादा मसाइल हैं, पॉवर्टी के मसाइल हैं, इकोनॉमिक मसाइल हैं। जब ये देखने स्टार्ट किए, जब लोगों को देखा, तो फिर सोचा कि हमारा क्या रोल है, हमने क्या करना है। इंटरेस्टिंगली मैंने जब बच्चों में चिल्ड्रन मिनिस्ट्री में काम करी थी, तो मैंने देखा कि बच्चों को मोस्टली लोग समझते नहीं हैं। लाइक कि जैसे मारपीट स्टार्ट कर दी, उनकी बात को नहीं साइकोलॉजी को नहीं समझा, समझते। उनकी नीड्स क्या हैं, उनको ट्रीट कैसे करना है, यूथ को कैसे ट्रीट करना है। तो मैंने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया कि क्यों ना क्योंकि मैं चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भी थी और बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे जाती थी जहाँ पे दूसरों के राइट्स के लिए आपने एडवोकेसी करनी है, लॉबिंग करनी है, बात करनी है। तो हम इस चीज़ों को जाके कुछ मेरे फ्रेंड्स का ग्रुप था चाइल्ड राइट्स मूवमेंट, तो हम उनके साथ जाते थे, इन चीज़ों को हाईलाइट करते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट ये था कि अगर मेल ट्रीटमेंट को हम थोड़ा सा साइंटिफिक वे में लोगों को प्रेजेंट करें कि इसका नफ्सियात पे क्या असर होता है, तो फिर एक प्रोजेक्ट बनाया। फिर मैंने पीएचडी उसमें की, चाइल्ड मेल ट्रीटमेंट में, चाइल्ड अब्यूज़ में, निगलेक्ट में। जो बच्चे टीनेज होते हैं उनके साथ अगर बुरा सलूक होता है तो उनकी मेंटल हेल्थ पे उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। फिर मैंने उसका प्रोजेक्ट बनाया, फिर उसमें पीएचडी की। मुझे थोड़ा-सा ये बताएँ कि जैसे आपने बताया कि आपकी मदर आपकी रोल मॉडल है, तो यकीनन घर से तो आपको फुली सपोर्ट मिली, शुरू से ही आपको जो था आपके पेरेंट्स की सपोर्ट रही और जिस तरीके से आप चर्च में आप लोग खिदमत कर रहे थे, पेरेंट्स खिदमत कर रहे थे, शुरू से हर चीज़ ही जो थी वो आपने देखी, कैसे जो कम्युनिटी के साथ कैसे काम कर रहे हैं पेरेंट्स, और वो सारी चीज़ें आप देखते आ रहे थे। तो कैसे आपको लगा कि आपको बच्चों ही में काम करना है? कैसे, मतलब कौन-सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको हिट किया कि नहीं, इस वाले जो पोर्शन में, इस वाले उसमें काम करना ज़्यादा ज़रूरी है? अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी कि जब मैं एक बहुत अच्छी जॉब कर रही थी, एक बड़े सेक्टर में, बड़े प्लेटफॉर्म पे आई वाज़ वर्किंग, आई वाज़ डूइंग अ गुड जॉब, लाइफ सब सेट चल रही है, सब ठीक चल रहा है, और मेरी ज़िंदगी थोड़ी-सी शेक हुई कुछ एक इंसिडेंट से। मैंने सोचा कि नहीं, कुछ गड़बड़ है, खुदा कुछ चाहता है मुझसे। तो मैं इसके लिए, मेरी ये कॉल थी, मतलब शायद लोग उसको नहीं समझ सकेंगे। आसान नहीं है लोगों को समझाना, ये बात करना, बट लाइक जैसे आप प्रेयर करते हो, प्रेयर में बैठते हो, मेडिटेट करते हो, आप खुदा से कोशिश करते हो, खुदा की मर्ज़ी को जानने की कोशिश करते हो। तो वो मुझे ऐसे प्रेयर में जैसे आपको फ़ील पता चलती है, क्योंकि आई वाज़ 14 ईयर ओल्ड जब से मैं संडे स्कूल टीच करती थी। ठीक है। तो वहाँ से मैंने संडे स्कूल स्टार्ट किया और मैं करती जा रही थी एक रूटीन में, बट मेरा बर्डन था, मेरा हार्ट था। और जब मैंने स्टार्ट किया मिनिस्ट्री वर्क चिल्ड्रन एंड यूथ में, तब मैंने रियलाइज़ किया कि खुदा चाहता है कि मैं ये काम करूं, और मज़ीद खुदा ने उसको ब्लेस किया और उसको एक्सटेंड किया। मतलब जितना, मतलब कंट्रीब्यूशन मैंने दिया, खुदा ने उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड किया, ब्लेस किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता यंग गर्ल्स की तरफ चले गए, आहिस्ता आहिस्ता यंग वुमेन की तरफ चले गए, और जिस तरह जितने लोग, मतलब मार्जिनलाइज कम्युनिटी में जैसे मैं काम करती थी, तो जो मार्जिनलाइज या थोड़े से वीक ग्रुप होते थे, वो ऑटोमेटिकली इस तरह की सिचुएशन बनती थी कि मुझे उनमें काम करना पड़ता था और उन्हीं में जाना पड़ता था। जी, जैसा कि हम उज़्मा से बात कर रहे हैं और उज़्मा अपनी जो जर्नी है उसके बारे में बता रही हैं कि किस तरीके से उनको एक जो कॉलिंग थी खुदा की तरफ से और किस तरीके से उन्होंने ये सारा काम शुरू किया। तो हम उज़्मा से पूछेंगे कि उज़्मा, जब आप और मैं पहले बात कर रहे थे तो हम लोग ट्रॉमा काउंसलिंग की बात कर रहे थे, तो इसके बारे में थोड़ा-सा ये बताएँ कि कैसे, मतलब आपने, मतलब फ़ील किया कि मुझे जो है वो इस तरह की कम्युनिटीज़ में जाना चाहिए। और पहले इसके बारे में बताएँ, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि लोगों का बिहेवियर फिर कैसा होता है इसके बारे में? राइट। अच्छा, लाइक जैसे एक पर्सनालिटी का पार्ट भी होता है कि आपका फील्ड ऐसा था, मेरा मतलब फील्ड ऐसा था कि मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, या मतलब मेरा एक साइकोलॉजी का फील्ड था। तो एम्पैथी वगैरह की चीज़ें हमारी ऑलरेडी ही होती हैं अंदर, कि हम लोगों को समझ सकते हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स, और हमारे अंदर एक एम्पैथी होती है कि हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें और फिर उनकी हेल्प कर सकें, उनको निकाल सकें उस ट्रॉमा के अंदर से। तो पाकिस्तान में जब मैं काम ऑलरेडी कर रही थी, तो मैं डिफरेंट जगहों पे जाती थी, तो वहाँ पे ना मतलब जब स्टार्ट हुआ था डिज़ास्टर में जाके काम करना, उसका स्टार्ट का पॉइंट ये था, सबसे पहली बार मुझे जब रिक्वेस्ट की गई वो ये थी कि बम ब्लास्ट हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जो
विक्टिम फैमिलीज़ हैं, ऑल सेंट चर्च में जब हुआ था जी, ब्लास्ट, जी। उन्होंने कहा कि जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं आप उनके साथ जाकर तो उन लोगों की ट्रॉमा काउंसलिंग करें। तो ठीक जब है। हम वहाँ पे गए तो इट वाज़ नॉट ईज़ी। पहले तो मम्मा ऑब्वियसली इतना आसान नहीं था उनके लिए मुझे भेजना, और हम लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे थे उस टाइम पे, और हम लोग मतलब कोई ऐसी नहीं था कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी उस तरह से, बट हमें रेज़िडेंस वहाँ पे था। तो लोग हम डेबू में उस टाइम गए थे तो लोग कहते कि आप कैसे इधर आ गए, या तो लोग डर रहे हैं। उस टाइम की सिचुएशन ये थी, अभी तो नहीं होगी ऑब्वियसली, लेकिन उस टाइम की सिचुएशन राइट आफ्टर बॉम्ब ब्लास्ट वो थी। तो जब वहाँ पे हम गए, तो जब वहाँ पे लोगों से हम मिले तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी इस चीज़ की, और लोग हमें ये बात कह रहे थे कि हमें राशन नहीं चाहिए। लोग आते हैं हमें राशन देते हैं। वो कहते कि हमारे अंदर खौफ जो पैदा हुआ है उसको ख़त्म करें। लोग रेज़िलिएंट भी बहुत थे, बच्चे और यूथ में जज़्बा भी बहुत था, जोश भी बहुत था, रेज़िलिएंट थे। ये नहीं कि वो सोचते थे कि हम इस ट्रॉमा से निकल आएँगे, क्योंकि खुदा की मोहब्बत उनको निकाल रही थी इस ट्रॉमा से। लेकिन जो लोगों के साथ बैठ के उनको वो कैथार्सिस कराना, उनकी एक्सप्रेस करवाना उनके जज़्बात को, जी। उससे उन्हें बहुत हेल्प मिल रही थी, और वो बहुत खुश थे कि हम लोग एज़ अ टीम गए हुए थे। मेरे साथ 2 लोग और भी थे। वहाँ से फिर मुझे एक वो मिला कि ये खुदा ने मुझे इस काम के लिए मखसूस किया है और मुझे लोगों के पास जाना चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए। फिर उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप कोविड डिज़ास्टर आया। कोविड डिज़ास्टर में यूनिसेफ और यूएन पार्टनर्स के साथ हमने प्रोजेक्ट किए। जी। पहचान ऑर्गेनाइजेशन के ये प्रोजेक्ट्स, मतलब उन्होंने यूएन पार्टनर्स के एक कंबाइंड प्रोजेक्ट्स थे और यूनिसेफ के प्रोजेक्ट्स जो पहचान के पास आते थे। उसका जो मेंटल हेल्थ कंपोनेंट था वो ज़्यादातर एज़ अ सीनियर होने की बेस पे मैंने देखा, और उसमें हमारे पास भी एक टीम थी। फिर हमने कोविड डिज़ास्टर में काम किया लोगों के साथ ट्रॉमा के ऊपर। फिर हमने फ्लड डिज़ास्टर में साउथ पंजाब में जाके काम किया, तकरीबन 2 साल मैंने किया, और टीम जी। अभी भी जा रही है, अभी भी काम करती है। तो 2 इयर्स कंसिस्टेंट हमने वहाँ काम किया। फिर जड़ावाला में डिज़ास्टर जो आया उस पे हमने काम किया। इस तरह से जैसे ट्रॉमा हो जाता है, किसी को सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, बच्चे बिल्कुल, जैसे बिल्कुल, जी। कोई गर्ल इस तरह से, या बॉय किसी जिनसी तशद्दुद का या फिज़िकल जिस्मानी तशद्दुद का शिकार होते हैं, उनकी भी फिर हम ट्रीटमेंट या ट्रॉमा काउंसलिंग जाके करते हैं। वो हमें रेफ़र होते हैं केसेज़ इस तरह से। जी, उस्मा, जैसे हम बात कर रहे हैं ट्रॉमा काउंसलिंग की, तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है कि जब कोई इंसिडेंट होता है किसी शख्स के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी बच्चे के साथ, तो उनके साथ बात करनी, उनकी साइकोलॉजी को समझना, उनकी जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, उनको समझना एक मुश्किल काम है। तो किस तरीके से जब भी डिज़ास्टर होता है, कोई ऐसा वाक़या या डिफ़रेंट जगहों पर आप जाते हैं, तो यकीनन बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपकी लाइफ़ में। तो हमें बताएँ, हमारे नाज़रीन को बताएँ कि ये यकीनन बहुत मुश्किल है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा मैं आपसे पूछना चाहूँगी। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे पाकिस्तान में कंटिन्यूली डिज़ास्टर आते रहते हैं। जी। क्लाइमेट डिज़ास्टर हैं, कुछ जैसे वेदर कंडीशन की वजह से आते हैं। कोविड डिज़ास्टर यूनिवर्सल था, वो जी। पूरी दुनिया में आया और हम भी उसके इफ़ेक्ट हो गए। इसी तरह फ्लड डिज़ास्टर है, जैसे फ्लड आता है पाकिस्तान के अंदर, ये फ्रीक्वेंट आता है। जी। और हमारा थोड़ा-सा बैड लक ये होती है कि जब फ्लड आता है तो इतनी प्रिवेंटिव मेजर नहीं किए होते कि जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकें या उनके नुकसान होने से वो बच सकें। जी। मतलब टेररिज़्म वाले जो हैं बहुत कम हो गए हैं, खुदा का शुक्र है कि अब उस तरह से जैसे ब्लास्ट वगैरह हो रहे होते हैं वो नहीं होते, और लोग बहुत सारे, जैसे हम ऑल सेंट का मैंने ज़िक्र जी। किया कि एक घर में हम गए तो वहाँ के 5 लोग मर चुके थे। ओह! इन अ ब्लिंक ऑफ आई, मतलब आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ऐसा भी किसी के साथ मतलब इस तरह हुआ। तो मीन्स के जैसे जड़ावाला इंसिडेंट हो गया, या जैसे हम लोग और भी जैसे ट्रॉमा में बच्चे आते हैं, या कोई ख़वातीन है, जैसे एक खातून थी, शी वाज़ अबाउट टू डिलीवर अ चाइल्ड, तो उसको मतलब उसने कहा कि अपनी फैमिली को कि मुझे हॉस्पिटल, ये बहुत ही एक्सक्लूडेड कह लें, मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है जो अनपढ़ है, जिन्हें पता नहीं है। जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो ऐसे ही कर रही है, हुँ, और वो हुँ। बेबी की डेथ होगी बिफोर बर्थ। और वो ट्रॉमेटिक उसके जो रिएक्शंस थे और वो जो ट्रॉमा में से खातून गुजर रही थी, दैट वाज़ हॉरिबल, यानी कि उसकी सिचुएशन मेंटल बहुत ख़राब हो गई। तो इस तरह मुख्तलिफ डिज़ास्टर हैं जो कि डिज़ास्टर कह लें, ट्रॉमाज़ हैं। मैं जी। यहाँ पे ये कहूँगी डिज़ास्टर तो वो है ना कि जो लार्जर लेवल पे आ रहे होते हैं,
और उसमें लार्जर कम्युनिटी जो है वो इफ़ेक्ट हो जाती है। और फिर उसको हम इस तरह प्लान करते हैं कि लकीली ये हुआ कि एज़ इफ़ योर नेम इज़ नोन, लोगों को पता है कि आप डिज़ास्टर में काम करते हैं, जी। आप जाते हैं, सर्विसेज देते हैं। और जैसे ऑर्गेनाइजेशंस आपको कभी-कभी खुद अप्रोच कर लेती हैं कि ठीक आप है। हमारे साथ आएँ और इस डिज़ास्टर पे काम कर दें, हमारी हेल्प कर दें। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कहीं काम करते हैं तो आप उस वर्क में, उस जॉब में ही आप जाते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जी। जैसे कोविड का जो पहला वाला जो था लॉकडाउन, उसमें मैंने वॉलंटियर सर्विसेज दी थी। जैसे वो थी गवर्नमेंट की सर्विसेज, पर हम उसमें वॉलंटियर काम कर रहे थे कि लोगों को हेल्प कर रहे थे। तो इस तरह ये तरीका होता है और उसमें ऑब्वियसली बहुत रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं, ट्रैवल रिक्वायर्ड होता है, फंड्स बिल्कुल। रिक्वायर्ड होते हैं, वहाँ जाना, ऐसी जगहों पे पहुँचना। तो हमें लकीली ये होता रहा कि हमारे पास रिसोर्सेज रहे। जैसे जोसेफ कॉलोनी का भी वाक़या हुआ था, तो सल्वेशन आर्मी और डिफरेंट कारितास और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो थी और डिफरेंट सिसिल चौधरी फाउंडेशन, देयर वर सो मेनी फाउंडेशंस दोज वर वर्किंग देयर, कि वहाँ पे जाके वो लोगों को मेडिकल नीड्स दे रहे हैं, लोगों को खाना भी दे रहे हैं, लोगों को ट्रॉमा काउंसलिंग भी दे रहे हैं, इस तरह हेल्प कर रहे हैं। तो हम एज अ पार्ट ऑफ टीम वहाँ पे जाते रहे। इसी तरह जैसे यूनिसेफ की जो टीम्स फ्लड में गई, तो सर्च फॉर जस्टिस भी जा रहा था, सांझप्रीत भी जा रहा था, पहचान ऑर्गेनाइजेशन मेंटल हेल्थ कर रही थी, सर्च फॉर जस्टिस चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस लगा रही थी, सांझप्रीत एजुकेशन वगैरह पे काम कर रहा था। तो मिल मिला के सारे इकट्ठे जब काम करते थे तो फंड्स वगैरह की जो थी ना पॉसिबिलिटी, वो बहुत आसान थी। उस टाइम पे काम करना आसान था, ये इतना आसान नहीं होता। ट्रॉमा में मतलब ऐसा भी इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ कि उस कम्युनिटी के अंदर फ्लड में एक लड़की जो काम कर रही थी, कम्युनिटी उसके अगेंस्ट हो गई और उसके हस्बैंड को उसके खिलाफ भड़का दिया। तो वो उसने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की और हम लाहौर से सिर्फ उसको हेल्प करने गए थे वहाँ पे साइकोलॉजिकली, एंड नाउ शी इज़ बेटर एंड शी इज़ वर्किंग एंड शी इज़ अर्निंग अ गुड मनी, शी इज़ डूइंग अ गुड जॉब, शी वाज ओनली एजुकेटेड इन हर कम्युनिटी। तो उस वक्त ये इस तरह की सिचुएशन भी पैदा हो जाती है कि एक औरत अगर काम कर रही है अपने ट्रॉमा से निकल के अपने बेटरमेंट की तरफ आ रही है, तो कम्युनिटी समटाइम उसे स्टिग्मेटाइज करती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हमारे पास तो बहुत नंबर ऑफ स्टोरीज हैं। ये भी है कि शुरू हम कैसे करते हैं, जैसे आप बात करती थी कि अगर एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हो जाता है तो जी। शुरू करना कितना मुश्किल है। जब फ्लड आया था ना, तो हमारी सिचुएशन ये थी कि हम जब लोगों के पास गए तो हम ऐसी सिचुएशन में जाके बैठते थे कि साइडों पे सारे घर ख़त्म हैं, टूट गए हैं, गिरे पड़े हैं, जी। ठीक है? और जो लोग हैं वो एक छोटी सी चटाई पे बैठे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही आगाज़ करते थे हम, इनिशिएट लेते थे कि हम जाके बिल्कुल ऐसे बैठते थे जैसे किसी की डेथ हो गई और आप किसी के घर में अफ़सोस करने गए। सो यू आर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ कि आप टीम हैं और आप इस तरह काम करते हैं। कैंप्स तो हमने बाद में लगाए, क्योंकि जब तक हमारे पास कैंप्स पहुँचे फिर हमने कैंप लगाने शुरू किए, लेकिन उससे पहले ही हमने लोगों के साथ उनकी चटाई पे बैठना स्टार्ट किया कि ठीक वहीं है। से हमने बात, और लोगों ने फिर रोना स्टार्ट किया हमारे सामने, अपना दुःख खोलना स्टार्ट किया। सबसे पहले होता है कि हम एक होता है साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड देते हैं ऐसी सिचुएशन में। जैसे फर्स्ट एड होती है, किसी को चोट लग गई तो आपने पट्टी कर दी ब्लीडिंग रोकने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड होती है कि आप नफ्सियाती तौर पे लोगों को मरहम पट्टी करते हैं कि वो ज़्यादा डैमेज की तरफ ना चले जाएं नफ्सियाती तौर पर। तो वहाँ पर हम लोगों को लिसनिंग सपोर्ट देते कि वो अपना दुख बयान कर सकें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। वहाँ हम बैठते थे, फिर बच्चे, बूढ़े, वमेन आके हमारे साथ बैठती थीं, अपने दिल की बात करती थीं। पहले तो उस कम्युनिटी को समझाना मुश्किल था, हम जाके ये नहीं कह सकते थे कि हम साइकोलॉजिस्ट आ गए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ये तो नहीं कहते थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनके अल्फाज में, आसान लफ्ज़ों में उनसे बात की और फिर लोगों ने आना स्टार्ट कर दिया। और मज़े की बात है कि अभी भी आप अगर ऐसे एरिया में जाएंगी ना, साउथ पंजाब जहाँ पे फ्लड आया था, आप जाके पूछेंगी ना कि मेंटल हेल्थ क्या है, उनको पता होगा। वो इतने एजुकेट हो चुके हैं और उनको ये भी पता होगा कि ये सिम्टम होगी तो मेंटल हेल्थ काउंसलर के पास जाना है हमने। उनको इतना एजुकेट हो चुके हैं अब तक लोग वहाँ पे। उज़्मा, इस क्वेश्चन के साथ, इस बात के साथ ही जो आप मुझे बता रही हैं सारा, तो मैं पूछना आपसे चाहूँगी क्योंकि जब हम लोग हमारे पाकिस्तान में अभी तक बहुत ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है, मेंटल एजुकेशन के बारे में। जब भी किसी के साथ बात करते हैं कि इसको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए या मतलब इस तरीके से, तो हमारा मतलब नॉर्मली ये जवाब होता है कि हम पागल तो नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही, तो ये ऐसे तो ही। बड़ों की बात है। जब ट्रॉमा काउंसलिंग के लिए आप बच्चों में जाते हो, जैसे कि जड़ा वाला वाक़या हुआ,
तो बच्चों को किस तरीके से आप जो है उनको कोशिश करते हैं बुलवाने की, जो भी उनके, क्योंकि जो एक बड़ा शख्स है वो अपने इमोशंस या फीलिंग्स बता सकता है, जबकि मेरा ख्याल है कि बच्चा उस तरीके से ये चीज़ें नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। तो बच्चों के साथ कैसे आप लोग करते हैं इसमें काम? अच्छा, इसमें हमने डिफरेंट तरह से इनिशिएट किया। लाइक जैसे हम सबसे पहले मतलब लाइक एक प्लेस पे चले गए, लाइक दैट वाज चर्च। तो हमने इनविटेशन दिया कि हम मतलब यूनिसेफ की तरफ से आए हैं और पहचान की तरफ से आए हैं। तो हम लोग वहाँ बच्चों में बैठे, तो हम लोग इस तरह डायरेक्ट नहीं बात करते, डायरेक्ट हम बच्चों को हार्म नहीं करते। फ़र्ज़ करें कि अगर उसने फ़ील ही नहीं किया, उसको कुछ हुआ ही नहीं, तो वो तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, हर कोई डिफरेंट तरीके से चीज़ को एक्सपीरियंस करता है। तो हम जैसे अगर फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा वो खुश है, वो फिर रहा है, घूम रहा है, वो नहीं ले रहा है इस चीज़ की टेंशन, तो हम उसको नहीं टच करते। हम लोग ग्रुप में लाइक बच्चे आते हैं, वो अपनी हम उनको अपना रोल बताते हैं कि हमारा रोल क्या है, उन्हें पता लग जाता है। और इसमें हम रैपो बिल्डिंग करते हैं, मतलब बच्चों के साथ वो आते हैं और अपनी बात जो है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि हमारा रोल क्या है। हम आसान लफ्ज़ों में उन्हें समझाते हैं कि हमारा रोल ये है। लेकिन ये कि हम ना उनसे ये भी करते थे कि ग्रुप सेशन कर लेते थे जिसमें ड्राइंग वगैरह बच्चे करते हैं। अब जब बच्चा ड्राइंग करता है उसके बाद हम छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, या उसकी ड्राइंग को देख के भी हमें आइडिया होता है। हम इंटरप्रेट करते हैं, असेसमेंट करते हैं, हम देखते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये नहीं डिस्टर्ब। और कुछ इंटरव्यू मेथड्स हम यूज़ कर रहे होते हैं कि छोटे छोटे इंटरव्यू। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों को ही पता होता है, तो जैसे पेरेंट्स को पता चल जाता है या चर्च पास्टर को पता चल गया या किसी बड़े को, तो वो रेफ़र कर देते हैं कि इस बच्चे से प्लीज़ बात करें। और कई लोग खुद आते हैं कि हमें कोई डिस्टर्बेंस हो रही है, और इस तरह खुद भी आ जाते हैं। लेकिन बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी कि इफ़ेक्टिव रहता है ना, जब बच्चे ड्राइंग्स वगैरह बनाते हैं ना, वो अपने ट्रॉमा को उधर प्रेजेंट कर देते हैं। उससे आपको आइडिया होता है, फिर वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। जब वो एक्सप्लेन करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये फ़ील क्या कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर एक छोटी बच्ची थी जड़ावाला में, उसको सुबह के टाइम में हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। जैसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी फीलिंग्स आती थी, एंशियसनेस हो जाती थी, उसको सांस बंद होना स्टार्ट हो जाता था। मगर वो टाइम वही था जिस टाइम पे इंसिडेंट हुआ था। तो लाइक वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे थेरेप्यूटिक प्रोसीजर होते हैं वो हम करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बेटर फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह से बच्चों के साथ ये होता है कि बच्चे बड़े ऑनेस्ट होते हैं, और टीनेज हो गए, बच्चे हो गए, यंग गर्ल्स हो गई, ये बहुत ऑनेस्ट होते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ज़्यादा जल्दी हमारी रेपो बिल्ड होती है, और हीलिंग के चांसेस भी बहुत जल्दी मतलब ज़्यादातर होते हैं, क्योंकि ये ऑनेस्ट भी होते हैं, अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं, और हमारा थेरेप्यूटिक जो सेशंस होते हैं उनके साथ करने हमें आसान हो जाते हैं, और फिर मतलब इनके रिजल्ट्स भी हमें अच्छे मिलते हैं। जी, थैंक यू उज़्मा। नाज़रीन, जैसा कि हम उज़्मा से बात कर रहे हैं, ये उनके हम प्रोफेशन के बारे में बात कर रहे थे, और ट्रॉमा काउंसलिंग की इसलिए मैंने डिटेल में बात की ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में समझ सकें, जान सकें कि ये किस तरीके से होता है और क्यों और किन लोगों की इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उज़्मा, इससे हट के थोड़ा सा, जैसे कि आप एक्टिविस्ट भी हैं, चाइल्ड राइट्स पे काम करती हैं, वुमेन राइट्स पे काम करती हैं, बात भी करती हैं, और आप एक प्रोग्राम भी होस्ट करती हैं सखी सहेली के नाम से। तो वो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, क्योंकि उसमें आप वुमेन राइट्स पे ज़्यादातर जो है बात करती हैं, और जो कम्युनिटी में लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, आप लोग डिफरेंट जो है उसमें मैं वीडियोस देखती हूँ कि लोग अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं, या अगर इस प्रोग्राम के ज़रिए उन तक कोई बात पहुँचती है या उनको अवेयरनेस मिलती है, तो थोड़ा सा एक तो अपने प्रोग्राम के बारे में भी बताएं, और अपने एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा एक्सपीरियंस रहा वो करने से। एक तो महनाज, सबसे पहले तो ये है कि आपने जैसे हमारी कोशिश है कि जैसे वमेन है ना, बहुत ज़्यादा वो अपने शेल में रह रही होती है, उनको इतना ज़्यादा, अच्छा मज़े की बात है कि वमेन को अपने राइट्स का ही नहीं पता। जो हमारा पार्क 7 का प्रोग्राम है उसको लॉन्च करने की रीज़न ये थी कि वमेन को बेसिकली बताया तो जाए उसके राइट्स क्या हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंगली पढ़ी लिखी ख़वातीन को भी नहीं पता कि उनके राइट्स क्या हैं, और हमने कभी इस चीज़ पे बॉदर भी नहीं किया कि हमें पता चले। अच्छा, इससे भी ज़्यादा बुरी बात यह है कि कुछ जगहों पे मैंने चूँकि कम्युनिटी में पूरे पाकिस्तान में काम किया, कुछ जगह ऐसी हैं कि वो चाहते भी नहीं कि वुमेन राइट्स उनको पता चलें। अच्छा, वुमेन ही नहीं चाहती? नहीं, वुमेन भी नहीं चाहती, और मेन तो बिल्कुल नहीं चाहते। सही। अच्छा, लेकिन कुछ मेन ही हैं जो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी कर रहे थे। जैसे हम साउथ पंजाब में काम कर रहे थे तो बहुत सारे मेन हमारे साथ खड़े होते थे काम करने के लिए। इसी तरह से लॉज
वमेन लॉज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके लिए लॉज कौन से मौजूद है। जैसे लाइक अगर डोमेस्टिक वायलेंस है तो कौन सा लॉ होगा। जैसे हमने उसमें एक प्रोग्राम किया था अबॉर्शन पे, मुझे खुद नहीं पता था कि मतलब उसके रिलेटेड कितने लॉज हैं। फिर इसी तरह जैसे एजुकेशन, राइट ऑफ एजुकेशन है या डिफरेंट राइट्स हैं वमेन के, तो उस हवाले से एम्प्लॉयमेंट है या कोई और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हमें एजुकेटेड होने के बावजूद लॉज नहीं पता उनके अंदर क्या अमेंडमेंट हुई, अब लेटेस्ट लॉ क्या आए हैं, तो उसमें हमारे साथ होती लॉयर। और मेंटल हेल्थ जैसे आप बात कर रहे थे कि जैसे लोग कहते हैं मैं पागल तो नहीं, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। अभी ये अनपढ़ लोगों का फिनोमेना नहीं है कि अनपढ़ लोग नहीं चाहते, पढ़े लिखे लोग भी नहीं चाहते, जिनको एजुकेशन है वो भी नहीं आएंगे। अच्छा, उसमें हमारा कोशिश था कि जो वमेन एज अ कॉन्सिक्वेंस, जैसे अब देखें जैसे मैंने साउथ पंजाब में भी देखा है और पाकिस्तान में ऐसा अभी भी होता है कि अगर बेटे की बर्थ नहीं हुई तो डिवोर्स हो जाएगी और मर्द जो है वो दूसरी शादी कर लेगा। और मैंने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, राइट। और उसका कॉन्सिक्वेंस औरत पे क्या होगा, या अगर औरत अनएजुकेटेड है और पढ़ी लिखी नहीं है और अगर घर में इकोनॉमिक मसाइल चल रहे हैं या प्रपोजल रिजेक्शन आ गई या कॉम्प्लेक्शन की बेस पे प्रपोजल रिजेक्ट हो गया, या बीइंग अ वुमेन अगर वो बाहर काम के लिए निकली है तो उसको हैरासमेंट हो गई, तो इन तमाम चीज़ों को जब वो फेस करती है तो वो मेंटल हेल्थ के उसके ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है, उस हमारे पाक 7 का ये था कि वो एटलीस्ट पूछ सके कि मैं क्या कर सकती हूँ। तो जैसे आपने कहा कि लोग नहीं लेते काउंसलिंग, अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को अवेयरनेस भी आना स्टार्ट हो गया है, लोगों ने बात करनी स्टार्ट कर दी है। असल में ना दो चीज़ें, एक होता है नफ्सियाती मरीज होना, वो डिसऑर्डर होता है कि जिसमें आप एक पेशेंट बन गए हैं, पेशेंट की ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और एक होता है प्रॉब्लम होना, जैसे स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, या कोई आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके लो सेल्फ इस्टीम फील हो रही है, आपको लोगों से बात करने में प्रॉब्लम है, आपको टेंशन फील होता है, या इजीली आप एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, रिलेशनशिप मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये प्रॉब्लम्स हैं, हर कोई बात कर सकता है इन प्रॉब्लम्स में। और इसको अगर हम वो जैसे हम सॉल्यूशंस हर चीज़ का ढूंढते हैं, इसका भी ढूंढ सकते हैं, हमारे नफ्सियात के पास जा सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये फ़ायदा हुआ था पाक 7 पे कि लोगों ने हमारे प्रोग्राम को बहुत अप्रिशिएट किया और उसमें लोगों ने अपने मसाइल भी बताने शुरू कर दिए। हमें जो सखियाँ ख़त लिखती हैं उस प्रोग्राम के अंदर, सहेलियाँ जो आती हैं ख़त लिखती हैं, हमने सहेली वाला इसलिए किया कि आप अपने दिल की बात शेयर कर सकें। तो वहाँ पे जो खतूत हमें मिलते हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल खतूत होते हैं और उसके अंदर फिर वो अपना प्रॉब्लम शेयर करती हैं, और हमारा ये कि लोग हेल्प मांग सकें जो हम दे सकते हैं, एक लीगल एडवाइस ले सकें और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग ले सकें। अब देखिए जैसे हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें गर्ल विक्टिम है किसी न किसी अब्यूज़ की, तो उसके अंदर फैमिली डिस्टर्ब होती है और फैमिली बात ही नहीं करती इस टॉपिक पे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो गया तो फैमिली कभी ये बात नहीं करेगी कि हमारी बेटी को हम घर वापस ले आए, बिल्कुल, वो उसको फिर वापस भेज देंगे दुनिया के डर से, और वहाँ पे वो और ज़्यादा वायलेंस का शिकार होगी और डेथ भी कॉज हो जाती है इन मैनी केसेस। तो ये भी हो सकता है। या कोई अगर बच्ची है उसके साथ कोई सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन हो गई है तो फिर कोई बात नहीं करेगा इस टॉपिक पे, और ना भी करे तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट बच्चे को तो सपोर्ट करें, फैमिली को सपोर्ट करें, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग दें। जैसे एक केस मैं देख रही थी बच्ची का 8 साल की, तो वो एग्रेसिव हो गई थी, लाइक बहुत ज़्यादा, एंड शी स्टार्टेड शी वाज टॉर्चरिंग हरसेल्फ। तो वो उसके लिए माहिर नफ्सियात की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी वक्त जैसे किसी के साथ कोई चीटिंग करके चला जाता है, मिसाल के तौर पे ब्रेकअप हो गया, या किसी के साथ कोई एजुकेशनल वो अच्छा पढ़ रहा था कोई और एकदम लॉस में चला गया कि लाइक उसकी नहीं अच्छे परफॉर्मेंस हुई या उसके मार्क्स नीचे आ गए। ऐसे भी केसेस आपने सुने होंगे कि पढ़ाई में लाइक मैट्रिक में फेल हो गए और सुसाइड हो गया, तो सुसाइड हो गया ना, कैसे हो गया सुसाइड? वो एक्चुअली एक ट्रिगर पॉइंट होता है, सवेयर पॉइंट होता है कि वहाँ पे आके एकदम ऐसे कैसे हो गया, तो वो पहले से ही कोई ना कोई पीछे स्टोरी बन रही होती है, उसकी वजह से लोग रिएक्ट ऐसे करते हैं। तो अगर पहले से ही प्रिवेंटिव मेजर पे काम किया जाए, यानी कि लोगों को प्रिवेंट किया जाए, पहले से ही मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाए, पहले से ही लोगों को एजुकेट किया जाए, तो और बताया जाए कि अगर ऐसा होगा तो कुछ बड़ी बात नहीं है। हर इंसान के साथ नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में चलती हैं, अच्छा बुरा हो सकता है ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं कि हर एक को ज़िंदगी बहुत पोलाइट ट्रीट कर रही हो, बड़ा अच्छा ही हो रहा है, ऐसा तो कोई नहीं हो सकता लाइफ में।
तो अगर लोगों को पहले ही पता हो कि हाँ लाइफ में अच्छा बुरा होता है, हम हमारे नफ्सियात के पास हेल्प ले सकते हैं, तो क्यों नहीं ली जा सकती है। और हर कोई ना कोई ट्रॉमा फेस कर सकता है लाइफ में। कई दफ़ा ऐसे भी होता है ना कि कोई किसी से ज़्यादा अटैच है, मदर या फादर से, और किसी की डेथ हो गई। बिल्कुल। तो इस तरह के इंसिडेंट भी लाइफ में होते हैं। कई लोग ठीक हो जाते हैं, जल्दी रिकवर कर जाते हैं, रेजिलियंट होते हैं, कई लोग नहीं होते, कई लोगों को टाइम लगता है बहुत ज़्यादा निकलने में कुछ चीज़ों में। जी नाज़रीन, जैसा कि उस्मा बात कर रही हैं कि ट्रॉमा काउंसलिंग की, और हमने उनसे पूछा उनके प्रोग्राम के बारे में, तो हम लोग रिकॉर्डिंग से पहले बात कर रहे थे कि बहुत कम लोग जो हैं, आजकल यंग जनरेशन जो है वो इस तरह के प्रोग्राम्स जो है वो बहुत कम देखती है। तो आप लोगों की बेहतरी के लिए, आप लोगों की अवेयरनेस के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। इस तरह की अगर सक्सेस स्टोरीज़ हैं, इस तरह की जो स्ट्रगल है आप लोगों के सामने, इसीलिए लाई जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको जो है वो अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेके जाएँ। तो यकीनन जैसे उस्मा ने बात की कि हमारी ख़वातीन को ख़ुद अपने राइट्स का नहीं पता होता। रिसेंटली हम लोग एक चर्च में एक अवेयरनेस सेशन कर रहे थे, तो वहाँ पर एडवोकेट हमारे साथ थीं, जो वो इस तरह के हेल्पलाइन्स के बारे में बता रही थी, लॉज़ के बारे में बता रही थी। तो ज़्यादातर जो पढ़ी लिखी ख़वातीन थीं वो कह रही थी कि आप पहले कहाँ थे? हमें नहीं पता, हमें फ़लाँ लॉ का नहीं पता, हमें फ़लाँ हेल्पलाइन का नहीं पता। तो ऐसा ही है कि हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है। जी नाज़रीन, उज़्मा से हम बात कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आज जो है कुछ हट के बातें हो रही हैं उनके प्रोफ़ेशन के बारे में, वुमेन राइट्स के बारे में, चाइल्ड राइट्स के बारे में, ट्रॉमा काउंसलिंग के बारे में। तो अब हम थोड़ा-सा उज़्मा इस टॉपिक से हटते हैं और आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं। तो जैसे मैं आपसे बात कर रही थी काफ़ी दिनों से कि मैं आपके पास आना चाहती हूँ, तो बहुत बिज़ी स्केड्यूल होता है। तो थोड़ा-सा अपना जो स्केड्यूल है उसके बारे में, और अगर आपकी अपनी कोई पर्सनल हॉबीज़ हैं, तो कैसे उनको आप जो है वो मेंटेन करते हो कि अगर कुछ आप करना चाहते हो, हॉबीज़ को देखना चाहते हो, तो फिर कैसे ये सारा कुछ आप मैनेज करते हैं? अच्छा, पहले तो मैं माज़रत चाहूँगी आपसे, इस बात के लिए क्योंकि मैं किसी को ऐसे वेट नहीं करा सकती। नहीं, कोई बात लेकिन जिन दिनों में आप मुझे पूछ रही थी, उन दिनों में डिज़ास्टर चल रहा था, फ्लड वाला, और हम लोग 4 दिन फ्लड में काम करते थे, 4 दिन वहाँ होते थे और 1 दिन वापसी की ट्रैवल होती थी, और संडे मुश्किल से अपने घर में पहुँचते थे, और घर के 10 काम वो भी करने हैं। और हमें सडन कॉल आ जाती थी कि जी डोनर विजिट है या आपकी वहाँ पे ज़रूरत है, और फिर हम मतलब यूँ समझ लें कि हम रोड्स पे ही घूमते रहते थे ऑल टाइम। मतलब डेली रूटीन भी आपकी काफ़ी वो है ना, डेली रूटीन ये टफ है। ऑब्वियसली टीचिंग करना, ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स को आपने प्रेपरेशन करनी होती है कि नेक्स्ट क्या करवाना है, टास्क क्या देने हैं या टीच करना है। डेली रूटीन में आपने टीचिंग भी करनी है, और हमारे एडमिन कामों में भी हम बहुत बिजी होते हैं कि लाइक जैसे एज अ गार्डियन आई एम सर्विंग हियर इन गर्ल्स हॉस्टल। फिर इसके साथ साथ लाइक फॉर्मन साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं जो आउटरीच करने के लिए कम्युनिटी को, कि जो कम्युनिटी बाहर की है वो भी साइकोलॉजिकल सर्विसेज यहाँ पे ले सके। तो उसको भी उसमें भी कंट्रीब्यूशन होता है मेरा, टू सुपरवाइज कि किस तरह से उसको आगे लेके चलना है, प्लान करना है, जिसमें हम डिफरेंट अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता हम कम्युनिटी को बहुत इन टच कर रहे हैं विद दीज आइडियाज़ कि अगर आपको साइकोलॉजिकल कोई ट्रेनिंग चाहिए वो आप ले आए आके, जैसे टाइम मैनेज कैसे करना है, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं करेंगे लोग, स्ट्रेस लेवल हाई होगा, स्ट्रेस लेवल के लिए लोग कहेंगे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस आगे हाई हो जाएगा तो कोई और मसले में चले जाएंगे। तो जैसे छोटे छोटे जैसे लोग कहते हैं कि मेरे में कॉन्फिडेंस कम है, उसकी आके ट्रेनिंग कर सकते हैं। लाइक ट्रेनिंग नहीं मैं कहूँगी, जैसे डिफरेंट ग्रुप सेशंस कर सकते हैं। जैसे हम लोग पॉजिटिव पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा काम करते थे और पेरेंट्स को एजुकेट करते थे कि लाइक बच्चों की साइकोलॉजी क्या होती है, किस तरह से आपने कौन सी डिसिप्लिन मेथड्स हैं विल बी हेल्पफुल, इस तरह की चीज़ें। फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन पे हम बहुत काम किया था, तो ऑलरेडी करते थे। और अभी जो आजकल है कि लाइक हमारी कोशिश है कि हम यहाँ पर भी लाइक ज़्यादा से ज़्यादा पहले से ही है मैंने अभी इस रोल को लिया है सुपरविजन को, कि जो फॉर्मल साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं लोगों को पता चले, लोग आएँ यहाँ पे इंडिविजुअल सेशन करें, लें साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए, ग्रुप सेशन लें। इसके साथ साथ हम जो ट्रेनिंग्स करवा रहे होते हैं प्रोफेशनल्स के लिए वो भी आ सकते हैं और कम्युनिटी के लोग भी आ सकते हैं। मज़ीद हम इसके जो ब्रोशर्स वगैरह वो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। इसके साथ साथ टीचिंग
रिसर्च, आपको पता है रिसर्च वर्क बहुत रिग्रेस होता है, हमारी लाइफ का पार्ट है, बिल्कुल जीवन साथी की तरह है। बिल्कुल। तो हमारी रिसर्च वर्क बहुत ज़्यादा होता है। हम्म। और मैं पूरे डिपार्टमेंट में ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट भी कर रही हूँ रिसर्च को, तो उसमें हम कुछ स्टूडेंट को रिसर्च हमने करवाना होता है, ख़ुद की रिसर्च को भी इन्हेंस करना होता है, पब्लिकेशंस वगैरह देखने होते हैं, स्कॉलरली आर्टिकल्स जो हम लिख रहे होते हैं उनको भी देखना होता है। ये इसके साथ साथ जैसे हमारी जैसे और एडमिन रिक्वायरमेंट होती है कि हमने ये वाला काम जॉब डन करके देनी है, ये जॉब डन करके देनी है, वो तो हमारा चलता ही है। इसके अलावा अगर हमें कोई कॉल करे कि ऑन कॉल के आप आएँ एज अ गेस्ट या पार्टिसिपेट करें या कोई कंट्रीब्यूशन चाहिए आपका, जैसे पार्क 7 की बोर्ड मीटिंग होती है तो वो इन बिटवीन हम जाते हैं ऑफ ठीक है। लेके, या छुट्टियों में मैनेज करते हैं, या मिसाल के तौर पर हमें कोई लेक्चर के लिए बुलाता हाँ, है, वो भी मैं देख रही वो थी कि as a हमारी trainer भी कम्युनिटी आप सर्विस जाती में हो। भी आ जाते हैं, हमारी फॉर्मल सर्विस में भी आ जाती हैं चीज़ें, वो भी हम काम साथ साथ कर रहे होते हैं। जैसे ओपन हाउस हमारे होते हैं, एडवाइजिंग फेयर होते हैं, तो इस वजह से कई चीज़ें तो ऐसी भी होती है कि हमें सडन भी करनी पड़ती है, कि जैसे आज मेरे प्लान में जो मीटिंग नहीं थी मुझे वो करनी पड़ी, और उसमें भी डिस्कशन चल रही थी, तो वो जैसे मेरे लेट होने की एक वजह आज ये थी कि एक मीटिंग बहुत अर्जेंट थी, तो वो मुझे उसमें जाना था ज़रूरी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि वो हार्ड एंड फास्ट हैं कि आपने जाना ही जाना है और आपने करनी है। जी उस्मा, मैं सिर्फ इसलिए आपसे आपके हॉबीज़ के बारे में बात करी क्योंकि ये जो साइकोलॉजी है ये एक बड़ा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। मेरे टीचर कहते थे कि एज अ साइकोलॉजिस्ट हम कभी अच्छी चीज़ों से डील नहीं कर रहे होते। लाइक ऑब्वियसली हमारे पास जो लोग आते हैं कितने यानी डिफरेंट सारा प्रॉब्लम्स आपका होते हैं इसी जो उसी शेयर में जो करते है हैं। वो गुजर जाता है टाइम। नॉट ऑल द टाइम। टीचिंग को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, टीचिंग करते हैं उसमें ऑब्वियसली नॉवेल्टी बहुत होती है, क्रिएटिविटी बहुत ऐड हो जाती है, फिर डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं। टीचिंग को बहुत, ट्रेनिंग्स को मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, मैं ट्रेनिंग्स बहुत प्रोवाइड किया ऑल ओवर पाकिस्तान, इवन कभी कभी इंटरनेशनल ग्रुप्स के साथ भी मुझे मौका मिला है ट्रेनिंग कराने का। सो इसको मैं बहुत इंजॉय करती हूँ क्योंकि ये एक लाइक इसमें आप इंजॉय करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी भी आती है, आपको मज़ा भी आता है, आपकी मोटिवेशन भी हाई होती है। इसके साथ साथ रिसर्च में मेरा बहुत प्लेजरेबल एक्टिविटी है जो मैं करती हूँ, लाइक रिसर्च में मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा, लकीली मैं यूएस में भी गई थी अपनी रिसर्च, जो मैंने बच्चों की चाइल्ड अब्यूज़ पे मेरी रिसर्च है, मेन स्टडी पीएचडी की मैंने APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन में प्रेजेंट की थी एंड आई गॉट आउटस्टैंडिंग रिसर्च पोस्टर अवार्ड। लाइक ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और मेरी ख्वाहिश थी कि मैंने ये करना है। सो आई वेंट टू सियाटल और मैं विद इन डेज और विद इन लाइक यूँ कह लें कि जल्दी में सब लाइक हो गया, बट ख्वाहिश मेरी काफ़ी देर से थी कि मैं अपनी मेन स्टडी वहाँ प्रेजेंट करूँ, और ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि मुझे अवार्ड भी मिल जाएगा, ये मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। जब मुझे अवार्ड मिला आई वाज लाइक शॉक्ड कि उन्होंने मुझे कंसीडर किया है, इवन उन्होंने मुझे, उनमें से एक ने मुझे प्रोजेक्ट्स भी ऑफ़र किए हैं, लाइक अभी मैं उस पर काम तो नहीं कर रही लेकिन इन फ्यूचर डेफिनेटली आई विल कंसीडर इट। लेकिन अभी जो है अभी मैं मतलब लाइक मैं ये बता रही हूँ कि ये मेरी इंजॉयबल एक्टिविटीज़ हैं, मतलब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आपके काम को एक्नॉलेज करना और आपका काम प्रेजेंट हो जाना, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी और अचीवमेंट है, एक पॉजिटिव चीज़ है। इसके अलावा मतलब ये नहीं कि हर टाइम हम ट्रॉमेटिक वो उसमें होते हैं, हम अपने आप को भी ऑब्वियसली हमने भी अपने आप को सेट रखना होता है क्योंकि हम इतना कम्युनिटी में काम करते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी में जाके काम करते हैं, तो उसमें हम ये करते हैं कि खुश रहते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं, म्यूज़िक बजाते भी हैं, सुनते भी हैं, गाते भी हैं, और मैं आपकी एक्टिविटीज प्रेयर करते हैं, हाइकिंग करते हैं, दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने चले जाते हैं, ये चीज़ें करते रहते हैं ताकि हम खुश रहें, फैमिली के साथ टाइम गुजारते हैं, क्वालिटी टाइम। जी बहुत ज़बरदस्त उस्मा, जैसे आप बता रहे हो अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, खुदावंद आपको और ज़्यादा ब्लेस करे और ज़्यादा सक्सेस दे। तो हमारा ये प्रोग्राम साझा पाकिस्तान करने का मकसद है अपनी जो हमारी मसीही नौजवान गर्ल्स हैं, बच्चियां हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकरेजमेंट देने के लिए, ताकि उनको एनकरेज करें कि वो लाइफ में जो कुछ भी करना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, जो भी उनका गोल है उसको किस तरीके से, कोई भी हर्डल्स आती हैं, कोई भी जो है रुकावटें हैं, उनको कैसे अबूर करते हुए उन्होंने आगे बढ़ना है। तो हम दोनों बात कर रहे थे पहले, जैसे कि आपने बताया कि FC कॉलेज में बहुत सी मसीही लड़कियां हैं जो कि बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल कर रही हैं और दुआ में भी वो बहुत अच्छी हैं। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अपना शेयर करें कि कैसा एक्सपीरियंस आपका। यकीनन बहुत खुशी भी होती है जब हम अपनी क्रिश्चियन बच्चियों के बारे में ये सब कुछ सुनते हैं, तो हमारे नाज़रीन के साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। मुझे बड़ी लाइक आई एम रियली ब्लेस्ड
कि मैं जी। मतलब इस तरह जो मैग्नेटिक होता है ना, कि जैसे कुछ है, कुछ चीज़ जो आप ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेते हो कि लोग जो हैं वो खुदा के साथ क्लोज हैं या उनका जी। रिलेशनशिप है खुदा के साथ। एक बड़ी प्यारी चीज़ है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक एवरीबडी इज़ इंजॉइंग देयर लाइफ, डाइवर्सिटी है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग हैं। एक तो हर कोई इक्वल है यहाँ जी। पे, हर कोई अच्छा महसूस करता है, सेफ फील करता है, एवरीबडी इज़ इक्वल। हर किसी को पता है कि हर किसी के राइट्स हैं। वुमेन को तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाता है ताकि वो अप्रेस्ड फील ना करे। जी। ऐसी भी बच्चियाँ होती हैं, कई दफ़ा वो ऐसे इलाकों से आती हैं जहाँ पे लड़की को एजुकेशन अलाउड ही नहीं है। हम्म। ऐसी भी बच्चियाँ जो हमसे शेयर करती हैं आके कि हम इस इलाके से हैं कि हमारे मतलब बाकी फैमिली अगेंस्ट थी एजुकेशन की, लेकिन किसी मदर की या फादर की सपोर्ट की वजह से वो आ गए। कई दफ़ा पेरेंट्स हमें आके मिलते हैं और वो बहुत हमें खुश होते हैं कि हमारी बच्चियाँ इस इदारे में सेफ़ हैं। तो सबसे जी। पहले तो पेरेंट्स की सैटिस्फैक्शन होती है कि यहाँ पे हमारी बच्चियाँ सेफ़ हैं, हम एनवायरनमेंट यहाँ का अच्छा है, ये एक चीज़ है। और जो आप क्रिश्चियन बच्चों के हवाले से पूछ रहे हैं, मैंने देखा है कि जो हमारी क्रिश्चियन बच्चों की यूथ है ना, वो बहुत एक्टिव है। लाइक एक तो वर्शिप में बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं जी। कि वो जाके इंस्ट्रूमेंट बजाएं, सीखें, वर्शिप करें, गीत गाएं। बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे हमारा बॉयज़ वाली साइड पे जी। हमारा क्रिसमस गाला, इस तरह के प्रोग्राम हैं, या स्पिरिचुअल लिविंग रूम था, उसमें बॉयज़ थे। मगर अब यूथ की जैसे आपने बात की, मैं नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि जो हमारे टीनेज यूथ है वो इतना ज़्यादा स्क्रिप्चर को इनहेल करेंगे या अब्जॉर्ब करेंगे अपने अंदर और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, बट व्हेन आई सॉ देम, व्हेन आई हर्ड देम, तो रियली वो हमारे लिए भी इतना स्पिरिचुअली ब्लेस्ड था। और उनके मेंटोर्स जिस तरह से काम कर रहे हैं, जैसे वाइस रेक्टर वगैरह जो उनके अरेंज कर रहे हैं सारी एक्टिविटीज़, सच अ ब्यूटीफुल थिंग कि उनको पता चल रहा है कि कलाम एक्चुअली उन्हें कह क्या रहा है जी। और वो प्रैक्टिकली उसे इम्प्लीमेंट करें। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, मगर अमल कोई नहीं करता। सो द बेस्ट थिंग इज़ दैट दे आर चेंजिंग देमसेल्फ, ट्रांसफॉर्मेशन उनमें आ रही। और गर्ल्स में भी मैंने देखा है कि जो यूनिवर्सिटी साइड पे गर्ल्स हैं, प्रैक्टिकली दे अप्लाई ऑन देम द स्क्रिप्चर। और जब वो वर्शिप करते हैं, जब उन्हें अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलती है, तो एक कोहेजन भी डेवलप होती है। ग्रुप के अंदर एक जैसे लोग इकट्ठे होते हैं, फिर वो अपने स्पिरिचुअल लाइफ को एंजॉय करते हैं, अपनी टेस्टिमनीज शेयर करते हैं, अपनी लाइफ को शेयर करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन वो देखते हैं, चेंज अपने में, कलाम को पढ़ते हैं, कलाम को शेयर करते हैं और ख़ुद से मतलब अपने आप को चेंज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल। तो जी, वो इस उस्मा, तरह एफसी कॉलेज की हम बात कर रही हैं तो यकीनन जो हमारे बच्चे बच्चियाँ इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ख्वाहिश होगी एफसी कॉलेज में जाने की। हुँ, और बहुत दफ़ा होता है कि हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, पेरेंट्स अफ़ोर्ड नहीं कर पाते, हमारे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं होते कि हम फॉरेन क्रिश्चियन कॉलेज में लेकर आएँ बच्चों को। तो कोई ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम हमारे बच्चों के लिए, क्रिश्चियन बच्चियों के लिए अगर कोई इस तरह का है तो हमारे प्रोग्राम के ज़रिए उनको ज़रूर ये पैगाम दें। अच्छा, इसमें मेरी इतनी एक्सपर्टी नहीं है कि मुझे जी। पता हो कि कौन-सा प्रोग्राम है। ठीक है। बट मैं ये भी नहीं कह सकती कि इट्स अ प्रॉमिस, हुँ। इट्स नथिंग लाइक दैट। बट ये ऐसा नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं और वो अपनी एक तो मेरिट की बेस पे स्कॉलरशिप समटाइम जी। मिल रहा होता है, क्योंकि उनका मेरिट इतना हाई होता है एजुकेशन में, मतलब उनके मार्क्स इतने ज़्यादा होते हैं, मेरिट इतना हाई होता है और उनको इस तरह की फेवर मिल जाती है। समटाइम फेवर मीन कि वो क्वालिफाई कर जाते हैं, जी। क्वालिफाई करते हैं कि वो स्कॉलरशिप ले हुँ। लें। समटाइम ऐसी भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें वो कुछ काम करते हैं, लाइक उन्हीं ऑफिसेज़ के अंदर उन्हें अपॉइंट किया जाता है, अगर वो रिक्वेस्ट करें, या इस तरह का कोई प्रोसीजर होता है जिसमें उन्हें हेल्प मिल जाती है कि ठीक डिस्काउंट है। मिल जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि 100% कोई ये प्रॉमिस है कि इस तरह, जैसे कुछ इंसिडेंट, जब ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ था रिसेंटली, तो उस कम्युनिटी के बच्चों को एफसी की तरफ से भी ऑफ़र आई थी फ्री एजुकेशन की। तो ठीक है। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसा चीज़ हो तो समटाइम एफसी की भी इतने इनिशिएटिव्स होते हैं जो अपने नॉट फॉर
फॉर क्रिश्चियन कम्युनिटी बट फॉर एवरीवन। लाइक जैसे कुछ ऐसे इलाकों से भी बच्चियाँ आती हैं जो कि रिमोट एरियाज़ होते हैं, उनके लिए अलग प्रोग्राम्स होते हैं ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके। या डिफरेंट है, ज़रूरी नहीं कि सबको मिल जाए, बट डिपेंड करता है कि कोई कितना नीडी है या इस तरह है। बट मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि जो हमारी जो कम्युनिटी में बच्चियां हैं, लड़कियां हैं या लड़के हैं, दोनों को यही कहूँगी कि हार्ड वर्क बहुत मैटर करता है। आप ये नहीं कह सकते कि जी हमारे पास रिसोर्स नहीं था, हमने एजुकेशन नहीं हासिल की। गवर्नमेंट स्कूल भी पढ़ा रहे हैं आपको, और आप वहाँ पे भी रह के तरक्की कर सकते हैं, और आप दूसरे कॉलेजेस में जाके भी अचीवमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मैं लोगों के ऐसी भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ जो कभी FC में नहीं गए मगर दे आर डूइंग हायर जॉब्स। और FC में जो बच्चा पढ़ा है, डेफिनेटली हमारे बहुत सारे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बहुत सारे प्रेसिडेंट और डिफरेंट लोग जो बहुत हाई फाई मतलब जिन्होंने नाम पैदा किए हैं वो FC कॉलेज से हैं। इवन मेरे अपने टीचर जिन्होंने मुझे, जो पाकिस्तान के अंदर पायनियर है स्कूल साइकोलॉजी के, और MS क्लिनिकल साइकोलॉजी मतलब उन्होंने स्टार्ट की थी PhDs यहाँ पे आके, तो वो खुद फॉर्मनाइट हैं। मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन FC कॉलेज का था उनका, तो मींस, और क्रिश्चियन मिशन स्कूल में पढ़े थे जो कि पहले से, मतलब पहले वो स्कूल था द्रंग महल वाला। तो मींस कि ये नहीं है कि इदारा कौन सा है। मैं कहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी को हार्ड वर्क करना, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई हेल्प करे। लाइक मैं अपनी एग्जाम्पल अगर दूँ ना, तो मैंने अपनी जितनी एजुकेशन है वो अपने पैसों से की है पूरी। और ऑब्वियसली पेरेंट्स आपको सपोर्ट करते हैं, आपको ग्रेजुएशन तक पेरेंट्स ने किया मुझे सपोर्ट। उसके बाद में जितनी एजुकेशन थी मैं खुद जॉब करती थी, मैं खुद पैसे अपने कलेक्ट करती थी। MS बहुत एक्सपेंसिव था और मेरे पेरेंट्स भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे उस टाइम पे। तो मैं सोचती थी कि मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकूंगी, मैं कभी कर नहीं सकूंगी। तो मैंने जॉब के साथ पैसे अपने जमा करती थी और फिर मैं उसको पे करती थी और इंस्टॉलमेंट्स में पे करती थी। तो मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए, मैंने खुद से अपनी कमाई करके अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की। और मुझे उसका ये फ़ायदा था कि जब मेरा GPA अच्छा था तो मुझे PhD के लिए स्कॉलरशिप मिला था 80%। सो स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगा जब आपके मार्क्स बहुत अच्छे बिल्कुल, होंगे। आप तो हार्ड वर्क आपको करोगे, मेरिट पे दोनों साइड्स पे, अब ये नहीं कि आप कुछ करो भी ना आपको मुझे ये मिल जाए। और मतलब जब मुझे स्कॉलरशिप मिला था तो ये मेरे लिए बड़ा सरप्राइज था। मतलब मुझे लगा कि मैं तो कभी ऐसे फ्री में पढ़ ही नहीं सकती, तो सबने कहा तुम तो फ्री कर गए, जबकि क्लिनिकल साइकोलॉजी में PhD करना इज इम्पॉसिबल थिंग। लाइक आप कहीं से भी दुनिया की फीस स्ट्रक्चर उठा के देख लें, बहुत एक्सपेंसिव है। तो स्कॉलरशिप मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, पर वो मुझे मेरे GPA की बेस पे मिली थी। तो लाइक पहले अगर स्कोर अच्छे ना होते तो नहीं मिलनी थी। तो मतलब कि अगर हम हार्ड वर्क करें, मैं तो यही कहूँगी गर्ल्स एंड बॉयज़ को कि आप हार्ड वर्क करें, तो हार्ड वर्क आपको ज़रूर मिल जाता है उसका रिटर्न, रिवॉर्ड। जी बिल्कुल नाज़रीन, बिल्कुल मैं उज़मा की बात से एग्री करूँगी कि अगर हम लोग हार्ड वर्क करते हैं तो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं वो मैटर नहीं करते। आप किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपका कोई विज़न है, आपका कोई गोल है और आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो यकीनन जो है आप उसको अचीव कर लेते हैं। तो लास्ट में हमारी जो नौजवान बच्चियां हैं, स्पेशली क्योंकि हम लोग अपनी यंग फीमेल्स के लिए इस प्रोग्राम को करते हैं ताकि जो भी गेस्ट हमारे आते हैं उनकी जो स्ट्रगल होती है, जो उनकी अचीवमेंट्स होती हैं, उन तक हम पहुंचाते हैं ताकि वो भी उससे इनकरेज हों और जो कुछ भी वो हासिल करना चाहती हैं वो उसको हासिल करने में जो है वो हार्ड वर्क करें। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी नौजवान बच्चियों के लिए आप एक मैसेज जो है वो दें। सबसे पहला मैसेज तो मैं मदर को देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मदर है ना, उसका लाइफस्टाइल ये डिटरमिन कर देता है कि उसकी औलाद कैसी होगी। अगर मदर मेहनती है, हार्ड वर्किंग है और अपनी औलाद को तरबियत अच्छी करती है, डिसिप्लिन करती है, डिसिप्लिन सिखाती है, और अगर वो अपनी औलाद को ये कहती है कि आपने एजुकेशन हासिल करनी है, कुछ बनना है, पॉजिटिव वे में अपने बच्चों से कम्युनिकेट करना है और बार बार उनको इनकरेज करना है, और उनको मतलब लाइक अगर ज़िंदगी में कभी नाकाम हो या फेल होने डिस्करेज नहीं करना बल्कि सपोर्ट करना है, तो आप डिफरेंस देखेंगे, आप खुद देखेंगी कि आपकी औलाद कितनी तरक्की करेगी। ठीक है, दूसरी बात जो मैं औलाद को भी ऑब्वियसली कहना चाहूँगी, गर्ल्स को ख़ास तौर पर, अगर आपको लगता है कि ज़िंदगी के हालात आपको शेक कर देंगे, गिरा देंगे, अच्छे बुरे हालात सबके आते हैं, लेकिन अगर आप ये डिसाइड कर लेंगे ना कि आपने करना है, खुद को आपने कहना है कि आपने करना है, ये चीज़ आपने अचीव करनी है, ये गोल आपने करना है, ये गोल आपने सेट किया और आपने इसको अचीव करना है, तो आप कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं सिर्फ ये कहूँगी कि दुआ ज़रूर करें, क्योंकि खुदा आपको उस गोल को अचीव करने के लिए हेल्प करेगा।
तो लाइक आपका ट्रस्ट, आपका फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तीसरी जो बात है, सिर्फ ये कहूँगी कि कोई ऐसी गोल ना बनाएं जिससे आप किसी दूसरे को हर्ट करें, कि यानी आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे गोल्स मत बनाएं कि आप दूसरों को रौंदते चले जाएं और आपको दूसरों की फीलिंग और जज्बात का पता ना चले। तो इस तरह के गोल्स मत बनाएं, क्योंकि जब आप नेगेटिव साइड पे ज़्यादा जाएंगे तो आप पॉजिटिव साइड को इतना अचीव नहीं कर सकेंगे। तो बाकी ये कि अगर बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और उसको उसमें जाके देखें कि कितनी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी कि जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को के स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो कि आपने अपना लिविंग स्टाइल कैसे बनाना है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेरी तरफ से तो महनाज़ यही मैसेज है। जी, थैंक यू सो मच उज़्मा, इतने खूबसूरत मैसेज के लिए और आपके टाइम के लिए एक दफ़ा फिर से साझा पाकिस्तान और साझा पाकिस्तान की पूरी टीम की तरफ से आपका थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत मैसेज उज़्मा का। जैसे कि हम बात हमेशा करते हैं, एक नॉर्मल बात की जाती है कि जो आज की बेटियां हैं वो कल की माएँ हैं। तो उन्होंने माँओं के लिए भी मैसेज दिया है, बेटियों के लिए भी मैसेज दिया है कि माँओं की स्ट्रगल, माएँ अगर मेहनती हैं, माएँ अगर तरबियत भी अच्छी कर रही हैं अपने बच्चों की, तो कल को जो बच्चे हैं वो भी अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पे क्योंकि चलते हैं। और उज़्मा ने जैसे बात की कि अपने जो गोल्स हैं, अपने जो आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, कभी भी इस तरह का ऐसे कोशिश ना करें कि किसी को रोनते हुए चले जाएं, किसी को जो है आप गिराते हुए और फिर आगे बढ़ना चाहें, तो ऐसे नहीं हो सकता। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है। हमारे प्रोग्राम को देखें, लाइक करें, शेयर करें और साझा पाकिस्तान को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें साझा पाकिस्तान।